मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो हम लोग पेपर देखने से ये पता चला कि अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में कम है वो इस पेपर में बहुत पीछे है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैम वो इंग्लिश, मतलब मैं इस वे में कह रहा हूँ कि मेरे को जहाँ तक लगता है जो भी जितने बच्चे जेके बोस के हैं और सीबीएसई और बाकी तो ये दोनों ही हैं। तो मेरे को लगता है कि जिनको इंग्लिश, अब बोर्ड वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जेके बोस को कम बोल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद जिसको इंग्लिश कम समझ मतलब सेंटेंस को समझना, हाँ मतलब एक कि इसका क्या मतलब है, एक्चुअल मतलब अगर वो जिसका कम है उसको ये पेपर क्लियर करने में बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अब उसको समझ के कि इसका आंसर येस लगाना है कि नो लगाना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अब ये जेके एसएसबी मेरे को लग रहा है कि जेके पीएससी के साथ compete कर रहा है कि हमने सबको वैसा बनाना है। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा है, अगर लैंग्वेज ही इस चीज़ की गेम होने वाली है कि लैंग्वेज आपको थोड़ा सा संभल के सीखनी पड़ेगी, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते जी। थे। मैंने खुद अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रट लेते थे इंग्लिश को। मैं हम्म। उनको ग्रामर रूल्स बता रही हूँ, वो वो रट लेते रट थे। रहे थे। ईच के साथ इज सिंगुलर वर्ब लगेगा, एवरी के साथ सिंगुलर, मतलब वो रट लेते थे। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर मतलब 10 आउट ऑफ 10 वो लेके आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ, उनको नॉलेज नहीं है नहीं, सब्जेक्ट क्यों की, या उनको सेंटेंस की नॉलेज नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब आ रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, घुमा के घुमा क्वेश्चंस के पूछ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया, बता दो ये नाउन है, प्रोनाउन है, हाँ। एडजेक्टिव है, क्या है। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, pronoun के- एडजेक्टिव, वो कैसे आंसर करेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको लैंग्वेज नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रट्टा नहीं आएगा। मैम सबसे पहले तो एज अ टीचर जेके एग्ज़ाम क्रैकर में कैसा माहौल है? देखिए, एग्ज़ाम क्रैकर में हम लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। मतलब ऐसा है, मतलब कि आपका घर है, कोई स्टूडियो है, कोई मतलब यहाँ आप ऑफिस अपनी जगह ऑफिस हो, या फिर आप अपने घर हो, जो आपके टीममेट्स हैं अपने घर से ऑनलाइन ही चल रहा सब कुछ? नहीं, एक्चुअली हमारे घर पे ही हमारा ऑफिस एंड अच्छा। स्टूडियो हम लोगों ने बना के रखा है। वहीं पे जो स्टाफ है हमारा आता है शूटिंग एंड ऑल के लिए, क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, तो घर से ही हम लोग ऑपरेट करते हैं। हमने घर पे ही अपना स्टूडियो बना के रखा है। तो मैम क्या लगता है कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो अभी चल रहे हैं या कितने फ़ायदे में, और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा है अपना ऑनलाइन बच्चों के इंस्टीट्यूट लिए का, खास करके? हाँ, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का फ़ायदा यही है कि रिमोट लर्निंग है। और ऐसा नहीं है कि, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आई टेल यू, क्योंकि अगर सिर्फ जम्मू में ही नहीं, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स जी में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उनको अगर जम्मू आना है, क्योंकि मेनली कोचिंग सेंटर जम्मू या जम्मू श्रीनगर में मिलते हैं, जहाँ मेन से अब उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ऐसा मानना है स्टूडेंट्स का। तो अगर उनको जम्मू आना है तो फिर उनको अपनी पीजी फीस भी मैनेज करनी पड़ेगी, और हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बाहर पढ़ाई की, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू डू इट। तो इसीलिए आई फील कि रिमोट एजुकेशन इस चीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एंड लॉकडाउन में मेनली हमारी टीम का मोटिव यही था कि जो जहाँ है उसको वहीं बैठ के एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जम्मू से बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो जेएंडके के स्टूडेंट्स को वैसी एजुकेशन क्यों ना मिले। दैट्स वाई हमने ये इनिशिएटिव लिया था, एंड सक्सेसफुली हम इस पे काम भी कर रहे हैं अभी। बस यही चीज़ है कि हर कोई इंस्टीट्यूट्स में जाके नहीं अफोर्ड कर सकता कि 10,000 15,000 फीस दे, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे उनके लिए कोर्सेज रहते हैं, घर बैठ के इजीली वो लोग पढ़ सकते हैं। मैम आपके जो टेस्ट सीरीज में या फिर मॉक टेस्ट में लड़कियां ऊपर है कि लड़के ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी ऊपर है, लड़के भी ऊपर मतलब जैसे है। मेरा ये सवाल है कि जैसे फा के टाइम पे जैसे सर ने हाँ बताया था कि काफी लड़कों के भी घर टूटे थे, लड़कियों के मतलब रिश्ते हो गए थे। अब इतने उम्र में मतलब हाँ हाँ जेकेएसएस भी ने तो हाँ ऐसा कर लिया है कि अगर 22 साल में आप फॉर्म भर रहे हो तो 28 से 29 में आपको जॉब मिल रही है। मतलब यहाँ तो डिले हो जा रहे हैं जो भी हाँ। है। तो मेरे को लगता है लड़के तो लड़कों की बात तो सारे कर ही रहे हैं कि यार फैमिली प्रेशर है, वो है। लड़कियों का मैम क्या प्रेशर है, या फिर आपके साथ जिनकी बात होती है और आप उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट करते हो? देखो, जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स के ऊपर करियर एक्सपेक्टेशंस तो है ही, जी। बट उनका ना एक फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज दे हैव टू मैरी, मैनेज अ फैमिली। अभी मैं अपनी और शुभम सर की फॉर एग्जांपल जी। बात करती हूँ। वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक जेके एग्जाम क्रैकर व्हाट इट इज़ टुडे, एंड हम दोनों इक्वली हार्ड वर्क कर रहे हैं, इक्वल प्रेशर हम दोनों पे है, लेकिन हम दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ मैन, उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी अलग है, ऑल्दो हम वर्क इक्वल कर रहे हैं। वही चीज़ एस्पिरेंट्स में भी रहते हैं, गर्ल्स के ऊपर अलग प्रेशर होता है,
फैमिली प्रेशर, करियर प्रेशर तो उन पे होता ही है। एंड बॉयज़ की हम बात करें तो उनके ऊपर जो मेजर प्रेशर होता है वो होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का, ये चीज़ है। अब मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव टू मैनेज माई वर्क, माई हाउस एंड माई टॉडलर एज वेल। ही हैज़ टू मैनेज हिज फाइनेंसेस एंड हिज हाउस, स्टाफ, एवरीथिंग। दैट्स द डिफरेंस। तो मतलब जैसे कुछ फ्रेंड्स थी मेरी, तो वो बोल रहे थे कि यार हम लोग क्या है कि शी इज़ 27 और 28, तो वो बोल रही थी कि यार अब मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, घर वालों को शादी करवानी है मेरी। तो मैंने कहा यार शादी करके पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। तो लव मैरिज ही है शायद उसकी। मैंने कहा Okay. ठीक है ना यार, जो भी है पढ़ने देगी। बोलती नहीं यार नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने उसको एक स्टोरी भेजी, मेरे को सर ने बताया था, पता नहीं किसने, उन्होंने बताया कि एक लड़की है जिसने अपने 2 साल के 2 बच्चे हैं शायद उनके, यहाँ 4 साल जो भी है, उन 2 बच्चों के साथ उन्होंने इंस्पेक्टर में शायद रैंक लाया है, Okay. 14 एंड 18। तो मेरे को लगता है अगर वैसे फैमिलीज या वैसी वुमेन गर्ल्स अगर वैसा कर सकती है तो बाकियों को भी मोटिवेशन तो लेनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि सर मैम, मोटिवेशन और रियलिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क बहुत है। देखो, मोटिवेशन मुझे लगता है टेम्परेरी है जी एंड आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन परमानेंट है। जी क्योंकि अगर ऐसा कह सकते हैं हम कि हाँ उन्होंने 2 बच्चों के साथ इंस्पेक्टर, लेकिन उनको मे बी उनको सिचुएशन या एनवायरनमेंट उनको उनके फेवर में हो उस वक्त। हर किसी को वैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि आफ्टर अ मैरिज सिर्फ आपको खुद को मैनेज नहीं करना है, बिकॉज जब हम अनमैरिड होते हैं हमें सिर्फ खुद का देखना है। आफ्टर अ मैरिज आपको बहुत सारी और चीज़ें, पहले तो आप किसी और घर में जा रहे हो, वहाँ पे आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैसी सिचुएशन मिलनी चाहिए फेवरेबल कि आप वहाँ पर पढ़ सकें। तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो हर चीज़ से लड़ो और मेहनत करो, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है मैम लव मैरिज में लड़ना थोड़ा कम हो जाता होगा। तो इफ़ यू गेट अ सपोर्टेड पार्टनर। ओके। तो मैम जैसे अभी जैसे फा और जेके पीएसआई के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। मतलब मेरे हिसाब से तो कभी भी मैं राय नहीं दूंगा कि भाई आप दोनों जेके पीएसआई भी करो, फा भी करो। लेकिन अगर बाई चांस अभी जेके पीएसआई का तो कोई पता नहीं है कि कब होने वाला कब नहीं, तो क्या किसी नॉन कॉमर्स वाले को या जिसने फा का नहीं पढ़ा उसमें पाँव रखना चाहिए, उसको करना चाहिए स्टार्ट की नहीं? क्योंकि फा का एग्ज़ाम वैसे तो जून में स्केड्यूल था, हाँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या अगस्त। सितंबर में ये होगा, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सके। तो 3 महीने में एक स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, 11th एंड 12th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना, और वो भी इस लेवल पे या इस टाइम पे कि जब पैटर्न चेंज हो रहा है विद एवरी एग्ज़ाम। और अभी तक मेरा मानना ये है कि मुझे और एस्पिरेंट्स को जेकेएसएसबी का पैटर्न समझने में भी कुछ महीने लगेंगे या साल भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्स्टेंटली हर एग्ज़ाम के साथ उनका क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी तक कुछ सालों तक अलग पैटर्न चल रहा था, वो हम सबको पता है। पीवाईक्यूज कर रहे थे, पैटर्न समझ में आ रहा था। अब जो पिछले 2-3 महीनों से एग्जाम्स हो रहे हैं, पैटर्न कॉन्स्टेंटली बदलते जा रहा है। उस पैटर्न को सेट होने में और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को उस पैटर्न को समझने में टाइम लगेगा। अब इस टाइम पे आप लोग कहोगे कि हम 1-2 महीने बाद जो एग्जाम है उसके लिए हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो मैम अगर फिर जेएनके का बच्चा करेगा क्या मैम? मतलब जेके पे से हो नहीं रहा। मतलब ये जेके पे से ही नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं है। फा जुलाई जून सुना था, जुलाई चला गया, अगस्त हो रहा है, चलो अगस्त में हो जाए, वेल एंड गुड, बट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आई फील कि एसएसबी के साथ आपको बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट टोटली डिपेंड है जेएनके का जेकेएसएसबी पे। लेकिन आप ये भी देखो कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस का एग्जाम होता है, एफकैट का एग्जाम होता है, उसमें भी जीके उतना ही है, उसमें भी इंग्लिश उतना ही है, मैथ्स उतना ही है, रीजनिंग उतना ही है। तो सेम, बस क्वेश्चन पैटर्न उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम। देन बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं, उन पे भी फोकस करो। क्योंकि अगर आपका एक ही मोटिव है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर वाई टू गो फॉर ओनली वन ऑप्शन? यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, गो फॉर देम ऑल्सो।